हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले पराधिक गुण, जो कि इसका टॉपिक है हमारा पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 गुण विज्ञान। इससे पहले वाले टॉपिक हम पिछली वाली वीडियो में डाल चुके हैं और आज हमें पढ़ना है पराधिक गुण। अब इसका हम पहले क्या समझते हैं, इसका पराधिक गुण उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो पहला गुण है वो होता है पर। तो पर के नाम से क्या हो गया हमारे पास पराधिक गुण। अब इसके पर्याय पर्याय क्या है हमारे पास, सामान्य गुण, प्राकृतिक गुण, साधारण गुण, चिकित्सा सिद्धि के उपाय, चिकित्सक गुण। अब आप जानते हो कि जब भी क्या है किसी के पर्याय जानते हैं वो किसके नाम पर पढ़ते हैं, उसके गुण के हिसाब से, उनके लक्षण के हिसाब से। ठीक है, कोई भी कह रहा है कि जैसे पराधिक गुण के ये करैक्टर है, इसके नाम है, लक्षण है, तो इनके हिसाब से इनके पर्याय पढ़ जाते हैं। जैसे आपके घर में भी कह रहे हैं आपका नाम कॉलेज में अलग है लेकिन घर में कुछ अलग है, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी है। जैसे बोलते हैं छोटू छोटू, जैसे कोई छोटू चिंटू हो गया, तो इन लक्षणों गुणों के हिसाब से उनका नाम रख देते हैं। बस ऐसे ही पर्याय होता है हमारे पास। अब हम देखते हैं चरक संहिता के अनुसार। देखो, चरक संहिता बोल दो, चरक बोल दो, क्योंकि चरक नहीं चरक संहिता लिखी है। अगर मैं चरक बोल दूँ चरक संहिता मानो, चरक संहिता बोल दूँ तो एक ही बात है। तो चरक संहिता ने इसके कितने गुण माने, 10 पराधिक गुण माने। और भी बहुत सारे आचार्य जिन्होंने इसके नंबर अलग अलग माने पराधिक गुण के, पर हमें स्पेशली याद रखना है चरक संहिता ने इसके 10 पराधिक गुण माने। अब 10 पराधिक गुण का नाम देख लेते हैं। पहला है पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, प्रतिवक्त, परिणाम, संस्कार और अभ्यास। अब इंग्लिश में देख सकते हो आप, पर होता है कोई सुपीरियर चीज़, यानी जो कोई चीज़ प्रधान या प्राइमरी। अपर का मतलब कुछ इन्फीरियर या सेकेंडरी। अब युक्ति का मतलब होता है लॉजिक, संख्या एक नंबर हो गया, सहयोग मतलब क्या, दो चीज़ों को जोड़ना, कंजैक्शन, विभाग सेपरेट करना किसी चीज़ को, प्रतिवक्त का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, मतलब वो बाकी चीज़ से कैसे अलग है। एक होता है परिमाण, परिमाण का मतलब होता है अमाउंट, इसकी मात्रा कितनी है। संस्कार मतलब एक प्रोसेस और अभ्यास एक प्रैक्टिस। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अपराधिक गुण को। जो 10 पराधिक गुण पढ़ लिए ना, तो इन 10 पराधिक गुण को पढ़ना है। तो पहला कौन सा पढ़ना है हमें, फर्स्ट और सेकंड, यानी पर और अपर पढ़ना है। ठीक है, मतलब हम इनको जोड़े इन दो को हम जोड़े में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, मतलब एक इसका अपोजिट है। इस तरह से देखो, पर है हमारे पास सुपीरियर और अपर है इन्फीरियर। कैसे पढ़ोगे, व्याख्या में क्या बोला जा रहा है, व्याख्या डेफिनेशन आप जो भी बोलना है। पर का अर्थ प्रधान श्रेष्ठ, पर का मतलब होता है प्रधान। अब प्रधान क्या मतलब, जो चीज़ बेस्ट है। जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास बहुत सारे पेन है, ठीक है, ये बहुत सारे पेन हो गए, तो इनमें से बेस्ट पेन मान लो ये बेस्ट पेन है हमारे पास। ठीक है, तो ये बेस्ट पेन है, तो ये क्या चीज़ हो गई, ये हो गया पर। ठीक है, आप बोल दिए ये बेकार पेन है, तो ये क्या हो गया, अपर। यहाँ पर का मतलब हो गया प्रधान, मैंने आपको बता दिया है। जैसे कुछ चीज़ श्रेष्ठ हो, जैसे बताया इसका एग्जाम्पल अभी, जैसे जो बेस्ट पेन होगा वो होगा हमारे पास पर, और जो खराब पेन होगा वो होगा अपर। ठीक है, और अपर का अर्थ क्या है हमारे पास, अपर का अर्थ है अप्रधान या कनिष्ठ। कनिष्ठ हमारे पास कौन सी उंगली, जो सबसे छोटी उंगली है, या फिर जो सबसे बेकार है, उसको हम क्या, बेकार तो नहीं है उंगली है, मतलब जो जैसे मैंने बताया ना, जैसे पेन का एग्जाम्पल बोल दे, मैं बोल दूँ एप्पल, सबसे बेस्ट एप्पल पर है, सबसे बेकार एप्पल हमारे पास क्या है, अपर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बोला है, पर गुण परत्व का कारण है और अपर गुण अप्रत्व का कारण है। देखो आप इसको, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको इस पर कॉपी में समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए बस आपको ध्यान से सुनना है। जो पर गुण है वो किसका कारण है, परत्व का कारण है। पर गुण परत्व का कारण है और अपर गुण अपर्तव का कारण है। और जो परत्व और अपर्तव है ना, वो दो प्रकार के, कैसे, दिकृत और कालकृत। दिकृत यहाँ से दिशा से लिया गया है और कालकृत यानी काल यानी समय से लिया गया है। जो दिकृत का विचार इस प्रकार किया जा सकता है, देखो दिकृत में क्या बताया जाए, तो देखो दिकृत का विचार किस प्रकार से किया जा सकता है, दूर स्थित वस्तु से परत्व का ज्ञान होता है और समीप स्थित वस्तु से अपर्तव का ज्ञान होता है। इस तरह कालकृत में बड़े में परत्व का ज्ञान और छोटे से अपर्तव का ज्ञान। देखो इसको मैं अगर आपको इससे समझाऊँ, देखो गुण कौन से हमारे पास, दो गुण है, पर और अपर। जो पर गुण है वो किसका कारण है, परत्व का कारण है। परत्व वही है जो चीज़, मतलब जो चीज़ बड़ी होगी ना, जो चीज़ प्रधान है, और अपर जो है वो अपर्तव का कारण है। अब परत्व यहाँ पर कह रहा है कि दो प्रकार से, कैसे, दिकृत और कालकृत। और दिकृत और कालकृत, दिकृत कैसे, देखो दूर, मान लो कोई वस्तु दूर है, दूर वस्तु है, तो क्या बोलेंगे, परत्व। और जो चीज़ वस्तु पास है उसको क्या बोलेंगे, अपर्तव। सेम ऐसे ही कालकृत में हो जाएगा। अब जैसे कह रहा है कि जो जैसे कालकृत में हमारे किसका एग्जाम्पल लिया गया था, कालकृत में लिया गया, जो चीज़ बड़ी है वो क्या हो जाएगी, पर, और जो चीज़ छोटी है वो क्या हो जाएगी, अपर। अब सेम ऐसे ही अपर का कारण क्या, अपर्तव। अपर्तव को हम फिर से दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दिकृत और कालकृत। सेम वही है, दूर की वस्तु दिकृत और पास की वस्तु, दूर की वस्तु परतव और पास की वस्तु अपर्तव, सेम वही कॉन्सेप्ट है। फिर हम इसका देखते हैं जो पर और अपर का। ठीक है, इसमें चिकित्सा महत्व क्या है, चिकित्सा महत्व बोल दो या यूजफुल बोल दो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, परत्व का प्रयोग। परत्व का प्रयोग कहाँ पर होता है, देश में। अब देश कौन कौन से आप जानते हैं, जैसे जांगम देश हो गया, अनूप देश हो गया, काल। अब काल कौन से, हमारे पास दो बार काल होते हैं ना, अगर आपने अष्टांग में पढ़ा होगा, हमारे पास आधान काल और विसर्ग काल, व्यय, मान, पाक।
पाक, वीर्य और रस आदि में किया जाता है। जैसे उदाहरण से बताया गया है कि जांगल देश पर, जो जांगल देश है वो पर है और अनुदेश क्या है, अपर है। ठीक है, अब जांगम देश पर क्यों है और अनुदेश अपर क्यों है? क्योंकि जांगम देश कैसा प्रधान है और अनुदेश कैसा है, वो अप्रधान है। और विसर्ग काल पर है और अधन काल अपर है। जब आप इनको पढ़ोगे ना जांगम देश को, क्योंकि आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा कि क्यों पर है और क्यों अपर है। और तरुण, जैसे कि मैं इसमें अगर सिंपल सा एग्जांपल मैं समझाऊँ, जैसे आपकी कौन सी स्टेट है, जिस आप स्टेट में हो वो आपकी युवावस्था है या फिर मध्यावस्था, जो भी आपको बोलना है, या फिर इसको अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद हम बोल सकते हैं तरुण अवस्था। ठीक है, तो वो क्या है, पर है। वो पर क्यों है? क्योंकि वो प्रधान एज है। उसके बाद आप क्या होगे, बुढ़े हो जाओगे, तो वो कैसी हो जाएगी, अपर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बताया गया तरुण वी पर है और वृद्ध अवस्था अपर है। वृद्ध यानी जो बुढ़ापे की अवस्था है वो कैसी है, अपर है। फिर चिकित्सा करते समय औषधि चयन में पर और अपर का विचार किया जा सकता है। जैसे आपको कोई मेडिसिन सेलेक्ट करनी है कि कौन सी मेडिसिन बेस्ट है, ठीक है, तो उसमें भी आप पर और अपर का, क्योंकि पर अपर क्या है, बेस्ट कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है, जो बेस्ट होगा उसी की तरफ सिलेक्शन करोगे, तो उसमें भी कह रहा है पर और अपर का, ठीक है, यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम कहाँ पर और अपर जो परादी गुण है उनका हम कैसे चिकित्सा में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम क्या बताया गया है कि इस परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा हितम और अहितम का विचार, मतलब हितम मतलब वही है कौन आपके लिए यूजफुल है, और अहितम मतलब कौन आपके लिए यूजफुल नहीं है। इसमें भी आप विचार कर सकते हैं किसके गुण की वजह से, पर और अपर गुण की वजह से। जैसे यहाँ पर ये बताए गए है, बहुत सारे हमारे पास कुछ द्रव्य के नाम बताए गए हैं, और यहाँ पर क्या पर यानी अहितम यानी वो जो बेस्ट है, प्रधान कौन है, और अपर मतलब अप्रधान या अहितम कौन है, मतलब आपके लिए जो अच्छा नहीं है। जैसे सुगधान्य, सुगधान्य क्या है, सुगधान्य कह रहे हैं हम चावल को बोलते हैं, ठीक है, चावल को बोलते हैं। और आपके लिए बेस्ट चावल कौन है, अगर आपने अष्टांग में ये चीज़ पढ़ी होगी तो जो चाली चावल है ना वो आपके लिए बेस्ट है, और जो यवक चावल है, ठीक है, वो आपके लिए ए बेस्ट है, मतलब अपर है, अपर है। तो पर कौन होगा, साली रक्तशाली, और अपर कौन होगा, यवक हो गया। फिर संविधान्य, संविधान्य क्या होती है, फली होती है। तो उनमें फली कौन सी है, जो मूदक यानी मूंग की दाल की फली बेस्ट होती है, जबकि मास यानी उड़द की दाल की फली इतनी बेस्ट नहीं होती। फिर आता है उदक, उदक मतलब कह रहा है पानी, पानी। अब आपके लिए कौन सा पानी पर है और कौन सा पानी अपर है, तो जो अंतरिक्ष का पानी यानी जो बारिश का पानी है वो आपके लिए बेस्ट है, और ठीक है, और जो 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 बारिश का पानी है वो कहाँ पर जाएगा, वापस वो नदी में जाएगा। वो कैसे होके जाएगा, वो गंदा होके जाएगा, तो इसलिए वो क्या है, अपर है। फिर हमारे पास लवण, लवण यानी नमक, कौन सा नमक बेस्ट है, ये तो सबको पता होगा कि घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं या फिर जो भी कोई रिश्तेदार आते हैं वो कैसे कौन सा नमक खाते हो, बेटा सेंधा नमक खाया करो। आप बोलोगे भाई हम तो वो थैली का नमक खाते हैं, आप ये बोलो, फिर आपको वो ज्ञान पे लेके जाएगा कि नहीं सेंधा नमक बेस्ट है, या फिर वो ज्ञान पे लेके जा रहा है, मतलब वो सही बता रहा है आपको। जो मोटा मोटा दाना होता है ना वो दले जो पहले आता है वो भी अच्छा होता है, जो सेंधा नमक होता है वो भी अच्छा होता है। साग, साग साग हमारे पास क्या है, वेजिटेबल, ठीक है, वेजिटेबल, वेजिटेबल में वाले कौन सा पर है कौन सा अपर है, तो जीवंती पर है, और सरसों साग हमारे पास क्या है, सरसों का साग है वो कैसा है हमारे पास, अवर। फिर हमारे मृग मांस, मृग मांस मतलब हिरन का जो मांस है उनमें की दो वैरायटी है, कौन सा पर है, एन जो है वो पर है, और जो अपर मतलब एन प्रकार जो हिरन पाया जाता है उसका जो मांस है वो पर है। और हमारे पास जो गौ मांस है, अब मृग जो गौ मांस है तो वो क्या है आपके लिए अपर हो जाए। वैसे तो गौ मांस आपको खाना नहीं चाहिए। फिर आप पक्षी, पक्षी पक्षी कौन सा पक्षी, जैसे मान लो पिजन, मान लो पिजन भी कह रहे हैं हमारे पास, कबूतर है वो एक मांस है, तो उसमें जो लाव है वो पर है उसका मांस, और कान कपोत, कान कपोत वो कैसा है, अपर। अगर आपने कान कपोत अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने पहले भी कहीं पढ़ा है, पहले कहाँ पर पढ़ा है, वो चैप्टर 3 में, हमने चैप्टर 3 में जब हम डिजीज में पढ़ा था ना, वो कि मतलब सब पिजन की तरह से आवाज़ आती है चेस्ट में जब आप लंग्स में सुनते हो। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो पहले वाली वीडियो देख सकते हो। फिर आता है विल्स है, मतलब जो विल में रहता है उनमें लिए बेस्ट कौन है, गोधा, और अपर कौन है, भेक। मत्स्य यानी मछली को कहते हैं, जो रोहिल मछली होती है वो बेस्ट होती है, जो चिलमिल होती है, चिलचिम होती है वो अपर होती है। सर्प में कौन होता है, ग्वाब सर्पी, यानी सॉरी सर्पी का मतलब होता है यहाँ पर एक प्रकार का जो घी की बात कर रहा है, तो गाय का घी बेस्ट होता है, और हमारे पास भेड़ का घी अपर होता है। और क्षीर मतलब दूध की बात कर रहा है, तो पर कौन सा होता है, गोक्षीर यानी गाय का, अब क्षीर मतलब भेड़ का, अपर हो जाएगा। स्टावलेसनी मतलब प्लांट, जो तिल तेल है वो उसका कह रहा है पर है, और कुसुम भी स्नेह कह रहा है हमारे पास अपर हो जाएगा। फिर हमारे पास आनप्रमगवस्य, ये आप देखना मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो कहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, तो आप बताओगे 12 वसा में और महिष वसा। ये मुझे इसके क्लियर नहीं है, आप इसको एक बार चेक गूगल पे डाल के देख लेना। फिर आते हैं मत्स्य वसा, मत्स्य वसा मतलब कुछ नहीं है, मछली की बात कर रहे हो तो चुल की वसा उसका वसा बेस्ट होता है, यानी पर होता है, और कुशमीर वसा का अपर होता है। फिर जलचर विशिंग वसा मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, तो पाखंस वसा कह रहा पर है, और अपर वसा काकमुदक है। देखो ये मैं तो आपको बहुत सारे बता रहा हूँ, आपको शायद नहीं दिखे होंगे,
तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, चलो। जो हमारे पास जलचर वसा है वो हमारा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के सब पाक वसा होता है अपर, और कुकमोद वसा हमारे पास अपर होता है। फिर मत्स्य मछली का कह रहा है चुल्की वसा होता है, मत्स्य मछली होती है। और आनु हमारे पे चेक कर लेने एक बार, स्टार्च ने प्लांट के बारे में बात करा है। देखो मैंने तो आपको सबके बारे में एक एक करके समझा दिया, लेकिन आपको सारे याद नहीं करने, 2-4 अगर याद आ जाए तो कर लेना, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जाके AIPGT में भी क्वेश्चन आ सकता है, या आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी। इतने डीप पूछते नहीं है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थ्योरी से ही पूछ लेते हैं। फिर हम बात करते हैं विषय व्यवस्था। हमारे पास देखो, अब आप इसको पढ़ लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब हम तीसरा अपराधिक गुण देखते हैं जिसका नाम है युक्ति। युक्ति को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल रीजनिंग, या फिर युक्ति को हम देसी भाषा में बोल सकते हैं सोचना। ठीक है, अब कैसे युक्ति क्या होती है? यदि युक्ति कह रहा है कल्पना, युक्ति अगर कोई कल्पना कर रहा है युक्तिपूर्वक है तो उसको हम युक्ति कहेंगे। यदि कोई कल्पना युक्तिपूर्वक नहीं है तो आप युक्ति उसके नहीं कहेंगे। यानी जैसे मैं आपको बोल दूं, या फिर कोई मिस्त्री है वो कह रहा अपना काम कैसे करेगा, पहले वो कल्पना करेगा कि घर इस तरह से बनेगा, ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या हो गई? युक्ति हो गई। और मान लो कोई मिस्त्री है बस लगा खोदने, नींव खोदी और जो जैसा मन करा बनाएगा, तो वो एक युक्ति नहीं कहलाएगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कह रहा है कि चरक सूत्र स्थान, चैप्टर नंबर 26, कोटेशन नंबर 31, चक्रपाणी टीका। उसमें क्या करा है? चरक सूत्र में चक्रपाणी ने अपना टीका दिया है। क्या बताया है? कि युक्ति का अर्थ है योजना। ठीक है, युक्ति का अर्थ क्या है? योजना। अब योजना तो आप भी बनाते हो भाई, कोई आपको काम करना है, या टेस्ट किस तरह से लिखना है, एग्जाम में किस तरह से लिखना है, कैसे पास होना है, ठीक है, या फिर उस लड़की को कैसे इम्प्रेस करना है। चलो छोड़ो। ठीक है, दो शादी का विचार कर जो औषधि का सम्यक कल्पना की जाती है। जनरली आपको यह क्या रखनी है? जब भी देखो, अगर आप आयुर्वेदिक के हिसाब से लिखोगे तो आपको क्या लिखना है? आपको ऐसे लिखना है कि जो आप द्रव्य की, मतलब द्रव्य एक तरीके से जो औषध है, मतलब औषध की किस तरह से आपको मात्रा काल देनी है, उसकी युक्ति बनाना। कैसे? दो शादी का विचार करते हुए जो औषधि का सम्यक कल्पना की जाती है उसे योजना कहते हैं। कैसे? जो दो शादी क्या हो गया हमारे पास? वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, तो इनका विचार करना है कि कौन सा दोष बढ़ रहा है, उसके अनुसार हमें औषधि देनी है। और सम्यक मतलब बैलेंस है। ठीक है, अगर आपको पता है कफ बढ़ रहा है तो कफ की तो दोगे, ऐसा थोड़ी कि कफ बढ़ रहा है तो वात की दे दोगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? योजना बोलते हैं। फिर क्या बताया गया है? जिस कल्पना को युक्तिपूर्वक किया जाता है उसे युक्ति कहते हैं। भाई आपको पता लगा कफ, भाई कफ बढ़ रहा है तो कफ को हमें इस तरह से दवाई देनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस तरह से कल्पना करी, और इसको हम युक्ति बोल देंगे। जो कल्पना अयोगिक का मतलब होता है बिना सोचे समझे, अर्थात बिना युक्ति के की जाती है, वह कल्पना होती हुई भी युक्ति नहीं कहलाती। कल्पना तो है लेकिन आपने कोई युक्ति नहीं बनाई, बस आपने सोचा अच्छा ऐसा करना है, फिर आपने उसकी युक्ति। देखो युक्ति में क्या होता है? अगर आपने कह रहा है कि चरक सूत्र स्थान पढ़ा होगा जो चैप्टर नंबर 2 में, अपामार्ग तंडुल्य अध्याय में, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर ये है कि एक अच्छे वैद्य के बारे में बताया जा रहा है कि अच्छा वैद्य वो नहीं होता जो केवल औषध के बारे में जानता है। अच्छा वैद्य वो होता है जो औषध के साथ साथ उसके काल और मात्रा के बारे में जानता है। यानी एक श्लोक आता है, यात्र औषध, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, वो यात्र मात्र कालो, इस तरह से है। मतलब कि अच्छा वैद्य वो होता है जो उसके काल और उसके मात्रा के बारे में भी जानता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वही हमारे युक्ति के अंदर आ रहा है। युक्ति के अंदर जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसको आपको दवा देनी है, तो जो दवा देना यानी जो द्रव्य यानी जो औषध दे रहे हो, उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए उसकी कितनी मात्रा में देनी है और कौन से काल में देनी है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बहुत ज़्यादा गर्म दवा है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आपने वो दवा दे दी, भाई मान लो यार 500 mg में वो दवा देते हैं, जनरली आपने 500 mg में इसको प्रिस्क्राइब कर दिया, उसने ली भी नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसका रिएक्शन कर गई भाई गर्मी की वजह से। लेकिन अगर आपको एक अच्छा ज्ञान होता कि मात्रा पता है और काल का भी पता है, तो उसको क्या करोगे? डोज कम दे दोगे। भाई वो चीज़ दवाई अगर जरूरी है तो उसको कम करके दे देते थे आप, पर आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप एक अच्छे वैद्य नहीं थे। तो यही बताया जा रहा है, युक्ति का मतलब वही है कि जो भी आपको औषध देनी है उसकी आपको एक अच्छी मात्रा और एक अच्छा काल के बारे में पता होना चाहिए। वही हमारे पास बेस्ट वैद्य भी है और वो हम युक्ति के द्वारा ही कर सकते हैं। जैसे बहुत सी उपत्तियों में योग से जाने योग्य अर्थात जो कि बुद्धि देखती है उसे युक्ति कहते हैं। कुछ नहीं होता, इसका कहने का मतलब है बुद्धि क्या देखती है? बुद्धि मतलब बहुत से थॉट है आपके बारे में, उसके बारे में सोच के जो एक निर्णय लेना कि इस तरह से करना, उसको हम युक्ति कहते हैं। अब चिकित्सा में इसका महत्व बताया गया है। चिकित्सा में क्या महत्व बताया गया है? कि व्याधि के विविध पहलू। देखो विविध पहलू मतलब बहुत सारे जो इसके पहलू है। कैसे? जैसे हेतु का मतलब है कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उनको देखकर ही संप्राप्ति की युक्ति लगाई जा सकती है। मतलब व्याधि मतलब एक जो डिजीज है, तो उस डिजीज के आप क्या कारण रहे हैं, क्या उसके लक्षण है, उनको देखकर ही आप क्या लगाओगे? युक्ति लगाओगे। मतलब कितनी उसको औषध देनी है। ठीक है,
अब संप्राप्ति का मतलब होता है यहाँ पर पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मतलब कोई रोग, यानी कोई रोग किस तरह से हुआ है, इसको हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। हम नहीं, हम ही पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको सेकेंड ईयर में। अगर सब अच्छा चल रहा है तो सेकेंड ईयर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। चिकित्सा में किस द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। अब देख चिकित्सा में किस द्रव्य का उपयोग करना चाहिए, इनकी युक्ति देश, काल, बल, अग्नि और प्रकृति आदि को देखकर ही की जाती है। क्या कर रहा है चिकित्सा में, भाई कोई चिकित्सा कर रहे हो तो उसमें कौन सा द्रव्य उपयोग करना है, कौन सा नहीं करना है, वो कैसे, वो आप युक्ति लगाओगे। युक्ति कैसे, इसकी युक्ति मतलब वो कौन सा देश चल रहा है, देश मैंने आपको पढ़ाया जंगम देश, अनुप देश, काल कौन सा है, आदान काल है, विसर्ग काल है, उसका बल कितना है, उसकी अग्नि कहीं मंद तो नहीं है, भाई कब बढ़ रहा है और अग्नि तो मंद हो जाएगी, और आपको पता ही नहीं है कि कब बढ़ने पर अग्नि मंद हो जाती है, और आपने दवा दे दी और दवाई क्या है, दवाई और अग्नि पहले से ही मंद है, तो उसमें क्या होगा, और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसकी प्रकृति क्या है, मान लो उसकी कफ ही प्रकृति है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जाननी पड़ेगी, वो सब युक्ति के अंदर आ जाती है। स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पत्ती अपत्य की युक्ति की जाती है। और देखो अब स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो आपको पथ्य और अपत्य के बारे में पता होना चाहिए। पथ्य अपत्य क्या है, पथ्य मतलब है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कि इनकी युक्ति भी कह रहा है कि हम इनकी योजना भी हम युक्ति के द्वारा ही करते हैं। अब देखेंगे हम संख्या। तो संख्या की पहले डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू चरक। इसमें क्या बोल रहा है कि गणित को संख्या कहते हैं। गणित यानी जो 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, उसी को हम संख्या कहते हैं। 1 2 3 आदि व्यवहार के हेतु मतलब इनका जो कारण है, इन्हीं को हम संख्या कहते हैं। 9 कारण द्रव्यों में संख्या रहती है। जो आपने 9 कारण द्रव्य पढ़े थे ना, जिसमें पंच महाभूत है हमारे पास, काल, आत्मा, देशामंत, उनमें भी हम क्या बोलते हैं, संख्या रहती है। देखो आयुर्वेद में हमारे पास संख्या बताएगी, संख्या कहाँ से रह सकती है, संख्या में 1 से प्राप्त तक रहती है। प्राप्त का मतलब होता है यहाँ पर संख्या 10 की पावर 1 to 10 की पावर 70 तक रहती है, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे यहाँ पर लिख रही है। फिर इसमें संख्या का कह रहा है चिकित्सा में क्या महत्व है, क्या बताया रहा है, व्याधि के विविध प्रकार से संप्राप्ति, वेदों से संख्या संप्राप्ति का भी अपना महत्व है। उदाहरण काश के 5 वेद होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि कोई डिजीज है तो उसके कह रहे हैं कितने प्रकार की हो सकती है, तो वो कैसे बताओगे, संख्या। जैसे आपने बोल दिया कि खांसी कौन सी खांसी है, काली खांसी है, सूखी खांसी है, ठीक है। उसी तरह बताया जैसे काश मतलब खांसी के 5 वेद हो गए, श्वास के 5 वेद हो गए, ठीक है। प्रमेह के 20 वेद होते हैं। हमारे मॉडर्न में देखो हमारे आयुर्वेद हमारा तो आयुर्वेद में कह रहा है 20 वेद बताए गए डायबिटीज़ के, जबकि मॉडर्न में 2 बताए गए, टाइप 1 और टाइप 2, यानी डायबिटीज़ 1 डायबिटीज़ 2। अब इस और उनमें होता क्या है वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न में। औषधि के मान का ज्ञान भी संख्या के आधार पर किया जाता है, यानी कि इस पेशेंट को आपको कितनी दवाइयाँ देनी है वो भी आप संख्या के आधार पर दे सकते हैं। फिर आता है सहयोग। सहयोग का मतलब होता है कॉन्जक्शन, यानी किसी चीज़ का मिलना। मिलना कह रहा है जनरली हम द्रव्य को ही मिलाएंगे, 2 लोगों को नहीं मिलाएंगे। जैसे यहाँ पर बताया द्रव्य को आपस में मिलना सहयोग कहलाता है। और देखो द्रव्य यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, आप द्रव्य में कंफ्यूज मत होना। द्रव्य आप भी हो सकते हैं, कोई किताब हो सकती है, कोई औषध हो सकती है, द्रव्य कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग। अब यह संयोग 3 प्रकार का होता है। देखो संयोग कितने प्रकार, देखो पहला संयोग होता है, संयोग 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ध्वज कर्मज, दूसरा होता है सर कर्मज, और तीसरा होता है एक कर्मज। नाम से ही समझ सकते हैं, द्वा मतलब 2, सर मतलब बहुत सारी चीज़ सारी आ गई, और एक कर्म यानी एक चीज़ का संयोग हो रहा हो। संयोग वही बता रही, ध्वज कर्मज, सर कर्मज, एक कर्मज। जहाँ पर हमको देखना है पहला ध्वज कर्मज सहयोग। देखो ध्वज कर्मज नाम से ही समझ सकते हैं, ध्वज मतलब 2 चीज़ों का सहयोग। इंग्लिश में देख लो यूनियन ऑफ 2 मूविंग थिंग। देखो ध्वज मतलब 2 हो गए, कर्म का मतलब होगा जो चीज़ कार्य, कार्य कब होगा, कर्म कब होगा, जब कोई चीज़ मूव करेगी तभी तो कोई कर्म होगा। तो ध्वज कर्म सहयोग, यूनियन ऑफ 2 मूविंग थिंग्स। ध्वज कर्म संयोग वह संयोग है जिसमें 2 द्रव्य आपस में मिलते हैं, इसमें दोनों द्रव्य क्रियाशील रहते हैं, ठीक है। ध्वज कर्म ने क्या बता दिया, कुछ नहीं है, 2 द्रव्य है वो आपस में मूव करेंगे और मिलेंगे। उदाहरण में क्या बताया गया, जैसे 2 भेड़ आपस में लड़ती है तब उनमें संयोग का ध्वज कर्म संयोग कहते हैं। शुक्र और आर्तव का बीज वाहिनी में आकर मिलना। शुक्र भी कह रहे हैं कि हमारे पास मूव करता है या कर्म करता है, आर्तव भी मूविंग होता है, कर्म करता है। अगर आप एक क्वेश्चन अगर आपके मन में आ रहा है कि जो आर्तव है यानी जो ओवम है, ठीक है, आप ये तो समझ के शुक्र तो मूव करता है, लेकिन ओवम कैसे मूव करता है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो हमारा यूटेरस होता है उसमें जो फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होती है, सीलिया क्या कराते हैं, आंत्र को मूवमेंट कराते हैं, वो सेल्फ मूवमेंट नहीं करता, यानी जो इसके अंदर यानी यूटेरस के अंदर जो हमारे पास सीलिया होते हैं ना, वो इसको मूवमेंट कराते हैं और इसको फैलोपियन ट्यूब के स्तन तक लाते हैं। और शुक्र के पास तो आप जानती है मोटिलिटी होती है और आपस में मिल जाते हैं। अर्थात सरकर्मज सहयोग। सरकर्मज का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों का मिलना। सरकर्म सहयोग वह सहयोग इसमें 2 से अधिक द्रव्य आपस में मिलते हैं, इसमें सभी द्रव्य क्रियाशील रहते हैं।
जैसे एक भांड बर्तन में मांस के ऊपर क्षेपित करने पे मांस के दोनों में जो संयोग होता है सरगर्म संयोग होगा। देखो ये थोड़ा एग्जांपल आप भूल जाओगे, तो सिंपल सा आप एग्जांपल ये याद रख लेना कि महाभूतों के संयोग से द्रव्य के निर्माण। जैसे महाभूतों के संयोग, अब महाभूत कौन से होते हैं? 5 महाभूत होते हैं हमारे पास, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उनके संयोग से किसी द्रव्य की उत्पत्ति होती है। चाहे अपने आप को देख लो, आप भी किससे मिलकर बने होते हैं? पंच महाभूत से बने होते हैं, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, सिंपल त्रिफला। त्रिफला में क्या होता है? हमारा हरित की अभिव्यक्ति और अम्ल की, तो वो कैसे रेशियो होती है? सम मात्रा होती है, यानी 1:1:1:1। इसमें क्या है? तीनों मात्रा की इक्वलिटी है ना, तो आप समझ सकते हैं। फिर इसके उदाहरण में क्या बताया गया है हमारे पास? देखो अब एक कर्मश छूट गया है, तो एक कर्मश को देख लो। कुछ ही नहीं, एक कर्मश से मतलब एक ही चीज़ कह रहा है कि क्रियावान हो, दूसरी चीज़ क्रियावान ना हो। जैसे स्थिर वृक्ष पर कौए का आकार बैठना, जो हमारे पास वृक्ष है यानी पेड़ है, वो कैसा हुआ? रुका हुआ होगा। जो कौआ है वो कैसा होगा? मूवमेंट होगा, कार्यवान होगा। तो स्थिर दूसरे के साथ क्रियाशील दोष के सहयोग। स्थिर दूसरे, देखो दूसरे क्या होता है हमारे पास? देखो दोष क्या होता है? जो दूसरे को दूषित करे। तो दूसरे क्या होगा? अपने स्थान पर होगा। दोष क्या है? जो हमारे बॉडी में मूव कर रहे हो, अपने अपने लेवल से बढ़ गए। तो ये एग्जाम्पल, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रख लेना है। फिर इसका चिकित्सा महत्व। चिकित्सा महत्व क्या बताया गया? दो दूसरे के संयोग से ज्ञान ही व्याधि की संप्राप्ति का ज्ञान होता है। कुछ नहीं है, जब दोस्त कह रहा है कि अपने लेवल से बढ़ जाते हैं तो वो बॉडी में मूव करने लगते हैं। दूसरे क्या है? मतलब जिनको वो दूषित कर रहे होते हैं, तो उनको जब सहयोग करता है तो व्याधि क्या कह रहा है? कि व्याधि की संप्राप्ति का ज्ञान कर सकते हैं आप। व्याधि मतलब किस तरह से वो आपको व्याधि हो उसका आप ज्ञान कर सकते हो। कि प्राकृतिक समसंयोग और विकृति समसंयोग या संयोग से ज्ञान से द्रव्य के कामता का ज्ञान होता है। ये कुछ भी नहीं है। प्राकृतिक समसंयोग, प्राकृतिक समसंयोग मतलब कौन सी चीज़ अच्छा सहयोग हुआ है, कौन सी विकृत सहयोग होता है। जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मछली के साथ आपको दूध नहीं पीना चाहिए, या अंडे के सेवन आपको आम का जूस नहीं पीना चाहिए। मतलब बहुत से है जिनमें ये मतलब प्रकृति सहयोग, विकृत सहयोग। तो इस तरह से भी आपको उनका ज्ञान हो सकता है। फिर आता है विभाग। विभाग अकॉर्डिंग चरक संहिता के अनुसार कुछ ही नहीं है, वस्तु को अलग करना विभाग कहलाता है। वस्तु एक एक करके विभक्त करना कह रहा विभाग कहलाता है। संयोग कह रहे हैं, संयोग के विरोधी गुण, बिल्कुल संयोग जोड़ रहा है तो इसके विपरीती गुण कौन हो जाएगा? विभाग हो, क्योंकि अलग करेगा। विभाग से भाग्य से उसको ग्रह समझना चाहिए, अर्थात कि संयोग से एक वस्तु को कितनी मात्रा में यह विभाग है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि संयोग कह रहे हैं अर्थात कि संयोग में एक एक वस्तु, जैसे 4-5 चीज़ों का सहयोग हो गया तो उनमें हर एक चीज़ अलग, एक एक चीज़ को कैलकुलेट कर लो तो वो भी विभाग हो जाएगा। वो भी 3 प्रकार का है, ध्वजकर्म, सरकर्म, स्वयंकर्म। कुछ नहीं है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो, समझ लेते हो। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें चीज़ों को जोड़ रहे थे, इसमें अलग कर सकते हो। अगर कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हो। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अब हमें पढ़ना है पृथ्वक्त। पृथ्वक्त का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। या फिर हम आसान शब्दों में समझे कि जैसे हम देख लेते हैं, जैसे ये वाला पेन इस वाले पेन से कैसे अलग है, इसको बोलते हैं पृथ्वक्त। या फिर ये वाला पेन इस वाले पेन से लक्षणों में किस तरह से अलग है, इसको बोलते हैं पृथ्वक्त। पृथ्वक्त का मतलब होता है कि अलग बताना, मतलब वो अलग कैसे है, तो इसका मतलब होता है पृथ्वक्त। जैसे व्युत्पत्ति विशेषता दर्शाने वाला गुण को पृथ्वक्त कहते हैं। यानी किसी चीज़ की स्पेशलिटीज़ को दर्शाता है, ठीक है। स्पेशलिटीज़ तो क्या होता है, कह रहे हैं स्पेशलिटीज़ तो कह रहे हैं किसी में होती है ना, कि हर एक चीज़ की स्पेशलिटीज़ होती है कि ये ब्लैक लिखता है, ये ब्लू नहीं लिखता है, ब्लू है, ठीक है, तो ये ब्लैक है। तो इस तरह से किस तरह से अलग है। पृथ्वक्त में कोई सहयोग नहीं होता, यानी इसमें कोई सहयोग नहीं होता, इसमें केवल लक्षणों में विभिन्नता होती है। यह पृथ्वक्त और विभाग में भेद है, ठीक। यह द्रव्य लक्षण वाला है जो घट से विभिन्न, इस तरह से बुद्धि जो इस गुण के कारण आती है। बिल्कुल मतलब कह रहा है कि यह द्रव्य इससे किस तरह से अलग है, तो बस वही बताना कह रहा है किसका काम होता है, पृथ्वक्त का काम होता है, उसे पृथ्वक्त कहते हैं। पृथ्वक्त के 3 प्रकार होते हैं, असंयोग, वैलक्षण्य, अनेकता। इसको भी हम याद कर सकते हैं। इसको कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद रखोगे, तो असंयोग का ए ले लेना और वैलक्षण्य का बै ले लेना और इसका ए ले लेना। कैसे कि पृथ्वक्त कैसा है, अबला है। कैसा है, अबला। कैसे, ए और बेले आ, तो अबला ऐसे असहयोग, बला से यानी विलक्षणीय और ऐसा अनेकता है, यानी पृथक कैसा है, अबला है। और अबला ही तो कह रहे हैं दूसरों से अलग होता है। तो इस तरह से आप याद कर लेना। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ क्योंकि आप भूल जाते हो किसके लक्षण है किसके नहीं। पृथ्वक्त कैसा, असहयोग, विलक्षण और अनेकता। देखो अब हमें देखना है असंयोग पृथ्वक्त। असंयोग देखो नाम से समझो, पृथ्वक्त का मतलब होता है कि क्या है वो डिफ्रेंशिएट कैसे, अलग कैसे, असंयोग मतलब जिसका संयोग ही ना हो सके, बस जिन 2 वस्तुओं का कभी सहयोग ना हो सके उसे असंयोग पृथ्वक्त कहते हैं। जैसे मेरू पर्वत और हिमालय पर्वत, दोनों की जो डायरेक्शन है या दोनों की जो लोकेशन है वो अलग अलग है, तो दोनों की लोकेशन अलग अलग है तो वो कभी मिलेंगे ही नहीं, तो वो कैसे हो जाएंगे, असंयोग पृथ्वक्त हो जाएंगे। और अलग तो एक दूसरे से है ही वो। तो उच्च विकार में अस्थि विकार की पृथ्वक्त। अच्छा मतलब स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं और जो बोन के डिसऑर्डर होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, सेम थोड़ी हो जाएंगे, तो वो भी कैसे हो जाएंगे, असंयोग पृथ्वक्त। रहता है विलक्षणीय। देखो विलक्षणीय नाम से समझो, लक्षण आ रहा है ना,
तो इसमें क्या हो जाएगा, लक्षणों में अलग आएगा। तो डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। वी जातीय द्रव्य जिन लक्षणों में असमानता होती है, कुछ नई जातियों में किसमें लक्षण देखो, मतलब एक जाति है, वी जाति है, मतलब अलग अलग जातियों में लक्षणों में असमानता होती है, मतलब उनके जो लक्षण है जातियों का वो अलग होगा, तो उनको पृथक्वक्त के लक्षण कहते हैं। जैसे कुछ नहीं है, देखो वी जाति का मतलब होता है केवल एक ही जाति में उसके लक्षणों में अलग होना, सिंपल भाषा में ये है। जैसे दशहरी आम हो गए, लंगड़ा आम हो गया, दोनों की जाति सेम है लेकिन लक्षण अलग अलग है। फिर आते हैं महिष, बरा आदि का पृथक्वक्त। देखो ये दोनों भैंस की कैटेगरी है, दोनों ही वैल्यू बोल सकते हो इंग्लिश में, तो वो दोनों ही एक दूसरे से अलग है। फिर आता है हमारे पास पामा की ददु से पृथक। देखो पामा अगर आपने पढ़ा होगा तो ये भी अष्टांग का ही टॉपिक है, अष्टांग का टॉपिक नहीं, अष्टांग में पढ़ा होगा। जमर पामा रेवीज में भी आता है, लेकिन यहाँ पर पामा जो है स्किन डिसऑर्डर में आता है। जो पामा और ददु दोनों ही स्किन डिसऑर्डर है, लेकिन दोनों ही क्या रहे अलग अलग है। अब आप अलग अलग कैसे, वो जो आप फोर्थ ईयर का टॉपिक है जब पढ़ोगे। अनेकातु पृथक्वक्त, अनेकात रूप में क्या होता है कि समान जाति वाले द्रव्यों में विविध रूप होते हैं। समान जाति को उनकी जाति क्या है, सेम है, लेकिन वो द्रव्य क्या है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे एक ही जाति के मांस वर्ण आदि के आधार पर अन्य मांस से पृथक होती है। यानी जो मांस है, यानी मांस यानी यहाँ पर मांस है जो एक दालों में आती है, तो उसके वर्ण आदि, वर्ण देखा आपने देखा होगा ना कि सबका वर्ण जब छोटी छोटी दाल होती है सबका जो वर्ण है वो सेम नहीं होता, तो वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो उनके वर्ण पर क्या है अलग होती है, ठीक। अब जैसे एक गाय का वर्ण के आधार पर अन्य गाय से पृथक होती है। अब देखो गाय तो सेम है, लेकिन गाय को कलरों पे बोला होगा ना कि काली वाली गाय, सफ़ेद गाय को निकाल दो या काली वाली गाय को ले आओ, तो ये वाली है। फिर डिफरेंसेस बिटवीन टीनिया क्रूसियस एंड टीनिया पेडिसिस। अगर आपने इनको टीनिया क्रूसियस और टीनिया पेडिसिस के बारे में ज़्यादा जानकारी तो गूगल कर सकते हो, कुछ नहीं है, ये फंगल इन्फेक्शन है। देखो दोनों कह रहे हैं कैटेगरी के सेम है लेकिन काम अलग अलग है दोनों का। चिकित्सा महत्व, चिकित्सा महत्व में क्या महत्व है इसके पृथक्वक्त का कि व्याधि के साक्ष्य निदान में पृथक्वक्त का उपयोग किया जाता है। कि जब भी कोई आपको डिजीज़ वगैरह है कि आपको एक डायग्नोसिस करना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है, तो भी आपको पृथक्वक्त की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं उदाहरण बता दूं, जैसे एक होता है आम बात को हम बोलते हैं रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, और एक होता है हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस। देखो दोनों है सेम से ही, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, जैसे मान लो दोनों में क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना उनमें पेन होता है, ठीक है। आप कैसे पहचानोगे, आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करोगे, पृथक्वक्त की मदद से। पृथक्वक्त की मदद से कैसे करोगे कि अगर मान लो उसके ऑयल करने से अगर पेन बढ़ रहा है या पेन में रिलीफ नहीं आ रहा है, तो वो कौन सा डिजीज हो जाएगी, वो है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम बोलते हैं आम बात है, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि ऑयलिंग करने से, मसाज करने से उसके दर्द में आराम मिल रहा है, तो वो होगी ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसको हम बोलते हैं संधिवात। देखो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिमाण। परिमाण कुछ नहीं है, परिमाण एक मात्रा होती है, अमाउंट होती है, मेजरमेंट होती है। जैसे हम वेट को मेजर करते हैं, अपनी हाइट को मेजर करते हैं, बस हमारे आयुर्वेद में भी इसको परिमाण बोल दिया गया है। अब परिमाण, इसकी डेफिनेशन क्या है, चरक संहिता के अनुसार मान का परिमाण कहा जाता है। मान मतलब कह रहा है किसी चीज़ को मापना, उसको हम परिमाण कहते हैं, ठीक है। प्रस्थ, आड़क, तुला आदि व्यवहार का मान कहते हैं। कुछ नहीं है, ये टर्म दे दी गई है, इनको हम कह रहे हैं, देखो ये एक तरीके टर्म नहीं, ये पर्याय, जैसे प्रस्थ बोल दिया, अडक बोल दिया, तुला बोल दिया, ये सब क्या है, इन्हीं को हम मान कह रहे हैं। चरक संहिता के अनुसार मान के दो भेद होते हैं, कलिंग मान और मागधमान। इनको आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कोई कॉन्सेप्ट पे या फिर कुछ सोच के नहीं रखा गया, बस इनके जगह के नाम पर, कि कलिंग मान में इस तरह से कुछ चीज़ को नापते हैं और मागधन में इस चीज़ों को नापते हैं, मतलब एक तरीका से देश के नाम है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि चरक ने कौन से लिए थे। फिर हमारे पास आता है तर्क संग्रह के अनुसार। तर्क संग्रह के अनुसार क्या है कि मान के असाधारण कारण को परिमाण कहते हैं, ठीक है। ये सभी नौ द्रव्य के में पाए जाते हैं। देखो आप कुछ नहीं है, आपको ये टेबल समझ लेना है कैसे। देखो ये सभी इस टेबल में मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान चरक के अनुसार कह रहा है कलिंग और मागध, कैसे याद रखोगे कि चरक ने मान को कलिंग बताकर मागध बताएगा। अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह के अनुसार जो हमारे पास मान है वो अनु हो सकता है, यानी माइन्यूट बहुत छोटा, दीर्घ यानी लॉन्ग हो सकता है, महत यानी बड़ा हो सकता है, हस्व यानी छोटा हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू विशेषज्ञ उसके अनुसार कह रहा है कि हमारे पास मान को डिवाइड कर दिया गया जैसे पौतव में, द्रव्यों में और पायु में। पौतव क्या होता है, वेट को मेजर करने के लिए होता है। देखो जैसे हम कह रहे हैं कि बीपी की मान मशीन होती है, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर होता है, ठीक है। लंग्स के लिए मतलब कुछ ना कुछ चीज़, हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए होती है। इसी तरह वेट को मेजर करने के लिए पौधा बोल दिया, और लंबाई को मेजर करने के लिए द्रव्यू बोल दिया, जिसको हम फिंगर से लंबाई मेजर करते थे पहले। पायु देखो पाई, देखो पीछे कैसे, इसको कैसे देखो पाई, यानी पाई मतलब पाई होता है, और पायु करीब करीब वॉल्यूम में आता है, तो ये वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस तरह से याद रख सकते हो।
अब चिकित्सा में क्या महत्व बताया गया है? चिकित्सा में महत्व गया है कि परिणाम से आहार की औषधि मात्रा का निर्धारण करना सुविधाजनक। बिल्कुल सही बात है। जब आपको मान यानी क्वांटिटी पता होगी, मात्रा पता होगी तो आप एक औषधि को भाई औषधि का भी कह रहा है कि मान बता सकते हो कि छोटे बच्चों के लिए इतना इतनी मात्रा दो और बड़े बच्चे के लिए इतने दो और बीच के बच्चों के लिए इतने दो। तो इस तरह से परिणाम के आधार पर दोषों को बलवान का निर्धारण किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब आपको एक अमाउंट पता है तो आप इसी के अनुसार क्या बता सकते हो कि दोष कितने ज़्यादा कह रहा है कि कितने ज़्यादा मजबूत है, कितने ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो उसका भी निर्धारण आप कर सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग टू मान के बेसिस पर। फिर आता है संस्कार। देखो संस्कार में कुछ भी नहीं है। संस्कार का मतलब होता है कि आप अपनी जो क्वालिटीज़ है उनमें चेंज कर रहे हो, अपने गुणों में कह रहे हैं गुणों को चेंज मतलब एक तरीके से बढ़ा रहे हो, ठीक है। और जैसे कह रहे हैं चरक संहिता क्या बोलते हैं, चरक क्या बोलते हैं कि संस्कार करण का कहा, कहने का मतलब ये है किसी क्रिया के द्वारा गुणों में परिवर्तन लाना संस्कार कहलाता है। देखो इसका कहने का मतलब ये है, जैसे बोलते हैं ना कि इसके जो संस्कार है अब इसके संस्कार बहुत अच्छे हो गए हैं, कि किसी इंसान के संस्कार अब बहुत अच्छे हो क्यों हो गए हैं, क्योंकि उसने अपने कह रहे गुणों में चेंज लाया है, ठीक है। उसने अपने गुणों में परिवर्तन लाया जिसकी वजह से क्या हो गया है, और कैसे लाया, अपने कर्मों की वजह से, अपने कर्म की वजह से, ठीक है। जल, अग्नि, संयोग, शौच, मंथन, देश, काल, वासना और भावना आदि ये काल के बीच जाने से, विशिष्ट पात्र में रखने से गुणों में परिवर्तन है। मतलब इन सबों पे उन्होंने काबू पाया एक तरीके से, फिर अपने गुणों में चेंज किया जनरली। परस्पाद के अनुसार देखो परस्पाद ने कह रहा है कि देखो 3 बताए थे, पहला वेग, दूसरा भावना और तीसरा था हमारे पास, दिख नहीं रहा होगा आपको, देखो 3 बताए थे परस्पाद ने कि जो हमारे पास संस्कार 3 प्रकार का होता है, वेग होता है, भावना होती है और स्थित पाकता होता है। देखो वेग का मतलब होता है स्पीड, भावना का मतलब होता है इंप्रेशन और स्थित का मतलब होता है इलास्टिसिटी। आप इनको आसानी, देखो नाम याद होगा वो भी बहुत है और आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो, कुछ नहीं है। देखो चिकित्सा महत्व पढ़ो कि कसाय कल्पना रूपी संस्कार में औषधि के गुणों में परिवर्तन लाया जा सकता है। देखो ये बोला है कि संस्कार का मतलब क्या होता है कि गुणों में परिवर्तन लाना, उसको आप चिकित्सा में कैसे यूज़ करो, कुछ नहीं यूज़ करना है कि जैसे कह रहा है कि हम कोई ठंडी चीज़ है इसको आप गर्म करके उसके गुणों में चेंज कर देते हो ना, तो बस यही बता रहा है। जैसे अगर आप आगे जाके ये पढ़ोगे कि जैसे जब आप 1 चम्मच अश्वगंधा लोगे उसमें 15 गुना उसका पानी लोगे, 15 गुना दूध लोगे और फिर आप उसको उबाल दोगे, ठीक है। जब वो 15 गुना पानी जो है वो फूक जाएगा अच्छे से और उसमें दूध रह जाएगा, उससे क्या होगा, उसके गुणों में चेंज हो जाएगा और आप उसको पी सकते हो और जो भी बहुत ज़्यादा उसमें गुण अच्छे रहेंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। बस ज़्यादा कुछ आपको उसमें ध्यान नहीं रखना है। और द्रव्य की कार्यकर्ता शक्ति बढ़ाने के लिए वाहन, बिल्कुल सही बात है भाई। द्रव्य कार्यकर्ता शक्ति कैसे, संस्कार मतलब उसकी क्वालिटी चेंज कर दो भाई। कच्चा दूध तो आपके लिए इतना अच्छा नहीं होता जितना कह रहा है कि आपके लिए गर्म दूध अच्छा रहता है, ठीक है। उबला हुआ दूध जो हांडी भांडी में उबालते हैं ना वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहता है। तो अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस। देखो आपने कह रहा है संस्कार से अपने गुणों में चेंज लाया और बार बार कह रहा है आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस की, ठीक है, वही होता है अभ्यास। कुछ नहीं, किसी भाव पदार्थ को बार बार पालन करना ही अभ्यास कहलाता है। शीतल और सतत क्रिया अभ्यास की पर्याय है। शीलन और सतत 2 इसके अव्याय किसके, हमारे पास शीलन और सतत 2 इसके पर्याय है किसके, अभ्यास के। चिकित्सा महत्व क्या बताया गया है, पथ्य निर्धारण करने के लिए अभ्यास गुण का प्रयोग किया जा सकता है। भाई पथ्य मतलब आपको ये रोज़ ऐसी ऐसी चीज़ें खानी है तो इससे भी क्या कर सकते हो, अभ्यास कर सकते हो। अगर देखो गाइज, अगर आपको वीडियो देखो आप बहुत सिंपल है, और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो इस तरह की, या किस तरह से आपको पढ़ना है कि नोटबुक में पढ़ना है, किताब से पढ़ना है, जिस तरह से भी पढ़ना है मैं आपको पढ़ा दूंगा। बस आप अपना कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू गाइज।